नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए वीडियो। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी के जो प्रॉब्लम आती है, कुछ टॉपिक नए जुड़े हैं, उसके लिए आप किसी कोचिंग की मोहताज नहीं हो। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लड़के हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो आरएस का अपना सपना साकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास 40,000 45,000 रुपये फीस नहीं है कि वो दे सके, और वो अपने मम्मी पापा के ऊपर वो इतना बर्डन नहीं करना चाहते कि जिससे कि वो एजुकेशन में वो टॉपिक के लिए कोचिंग कर सके। वे 3-4 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस की कमी है वो लास्ट तक बनी रहती है। तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए आरएस प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों के प्रत्येक चरण में गोवर्धन दास आपके हमेशा साथ है। मैं आरएस प्री के लिए सटीक रणनीति और उसके वीडियो, आरएस मेंस के लिए सटीक रणनीति उसके वीडियो, और इंटरव्यू के दौरान सटीक रणनीति और उसके वीडियो मैं निरंतर अपलोड करता रहूंगा। मेरा ये चैनल राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए पूर्ण रूप से डेडिकेटेड रहेगा, और मैं चाहता हूं कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो विद्यार्थी है या जो वे स्टूडेंट है जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कंसेप्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए उनके लिए मैं ये एक नया सीरीज लेके आया हूं आरएस मेंस 2017 के लिए, जिसके अंतर्गत मैं क्या बताऊंगा आपको कि हर एक टॉपिक को बेहतरीन ढंग से एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा, और उस एक एक वीडियो को आप लोग देखिएगा। उसके बारे में आप लोगों को जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे उसको बताना, कमेंट्स करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे वापस बताना, जिससे कि जैसे इंटरव्यू का जो मैंने वीडियो बनाया, उसमें आप लोगों को इंटरव्यू देने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जो चीज़ें और चाहिए थी उन्होंने मुझे बताया, उसको मैंने वापस इंक्लूड किया। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट को कमेंट कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इस तरह से बेहतरीन ढंग से और चीज़ें बेहतरीन बनानी है। तो दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा आपके लिए बेहतरीन ढंग से आरएस मेंस की तैयारी को आपके लिए मैं सहायक सिद्ध हो सकूं, मैं कुछ हेल्प कर सकूं आपके सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि इन दौर से मैं गुजर चुका हूं। मैं जानता हूं, मैं चाहता था कि मैं भी बड़ी कोचिंग में मैं कोचिंग करूं, मैं अपना आरएस का जो बेहतरीन है, मैं इधर उधर अपने सीनियर के पास भटकता था और बहुत सारे चीज़ें चेक करवाता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। उसमें कोई नई चीज़ें होती थी, वो समझने में काफ़ी दिक्कत आती थी, और तो आज भी वो एक दर्द मेरे पास है। तो मैं आपके माध्यम से उस दर्द को कम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे किसी भी स्टूडेंट को आरएस की तैयारी के दौरान कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं आपके 24 घंटे में आपके लिए अवेलेबल हूँ। मैं आरएस मेंस का एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ नए जुड़े सिलेबस से, जो कि सबसे टफ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आरएस मेंस 2017 की रणनीति के आधार पर। तो सबसे पहले तो शुरुआती स्तर पर मैंने दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये है आरएस मेंस। आरएस मेंस दोस्तों, जो बिल्कुल भी एक अभी जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूं। आरएस मेंस जो 16 हुआ था, पैटर्न उसी का है, अभी तक कोई चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। ये टोटल 800 नंबर का जो मेंस का 800 नंबर का टोटल होता है। इसके अंतर्गत 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर 200 नंबर का, दूसरा पेपर भी 200 नंबर का, तीसरा पेपर भी 200 नंबर का, और चौथा पेपर भी 200 नंबर का। अब सबसे पहले मैं जो अगला वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, उसमें आपको बताऊंगा पहले पेपर में क्या है, दूसरे पेपर में क्या है, तीसरे पेपर में और चौथे पेपर में क्या। अभी फिलहाल मैं तीसरे पेपर पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अभी ये पार्ट है वो नया जुड़ा है और ये सबसे टफ माना जाता है। और मुझे कमेंट्स में काफी दोस्तों के द्वारा कहा गया था कि इस टॉपिक को लेने के लिए, इसलिए मैं शुरुआत इस टॉपिक के साथ कर रहा हूं। अब देखो दोस्तों, आरएस मेंस का मैं ले रहा हूं थर्ड पेपर। अब दोस्तों, थर्ड पेपर के अंतर्गत आपके 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में है राज व्यवस्था, उसके बाद में है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट,
लोक प्रशासन और लोक प्रबंधन। उसके बाद में आती है यूनिट 3। दोस्तों ये यूनिट 3 के इसके भी वापस 3 भाग है। कौन कौन से? सबसे पहले तो नीति शास्त्र। नीति शास्त्र को बोला जाता है एथिक्स। ठीक है दोस्तों। अब आता है बिहेवियर या व्यवहार, ये टॉपिक नया जुड़ा है इसमें। अब आता है विधि, ये भी टॉपिक अभी नया जुड़ा है। हम अभी दोस्तों के द्वारा कमेंट्स आया था विधि इस टॉपिक के साथ शुरुआत करने के लिए, इसलिए मैं अभी जो अपना आरएस मेंस की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है। पेपर जो आरएस मेंस का जो थर्ड पेपर है, इसके 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल साइंस है, जो कि भारत की है और वर्ल्ड की है। इसके साथ में करंट अफेयर्स भी इसके साथ इंक्लूड होंगे। आरएस मेंस 2016 में 75 नंबर के मार्क्स इसमें से आए दोस्तों। उसके बाद में यूनिट 2 जो है, मैंने आपको बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसमें 65 नंबर के आरएस 2016 में आपके 75 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट थी। आरएस 2016 में ये आपके सेकेंड यूनिट वो 65 नंबर की थी और थर्ड यूनिट आपके 60 नंबर की है। तो दोस्तों थर्ड यूनिट में मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं। उस 3 पार्ट में से, ठीक है, 3 पार्ट में से एथिक्स जिसको बोलते हैं प्रशासनिक नीति शास्त्र, ये 20 नंबर का आया था, व्यवहार 20 नंबर का और विधि 20 नंबर का। इन तीनों को मिलाकर ये यूनिट थर्ड थी, वो 60 मार्क्स की आई थी। अब दोस्तों चलते हैं थर्ड पेपर पे, मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने एनालिसिस करते हैं। थर्ड पेपर में ये यूनिट फर्स्ट है, ये 75 मार्क्स की थी। आप देख सकते हैं ये 75 मार्क्स की है, यानी ये सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में आपके सेकेंड यूनिट है वो 65 मार्क्स की आई थी। उसके बाद में ये थर्ड यूनिट है वो 60 मार्क्स की आई थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो आपके ये वाला एरिया, क्योंकि इस थर्ड यूनिट में 3 पार्ट है अपने 20-20 नंबर के। ये भी 20 नंबर का, ये भी 20 नंबर का और ये भी 20 नंबर का। थर्ड यूनिट में हम देख चुके हैं, इसमें एथिक्स आएगी और सेकेंड जो 20 पार्ट है उसमें बिहेवियर जो शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड है वो आएगा और इसमें 20 पार्ट है वो आपके विधि उससे रिलेटेड है। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि ये देखिए, ये आरएस मेंस का थर्ड पेपर है और इस थर्ड पेपर में आरएस मेंस का ये थर्ड पेपर है और थर्ड पेपर की ये थर्ड यूनिट है दोस्तों। थर्ड पेपर की ये थर्ड यूनिट है। इस थर्ड यूनिट के 3 पार्ट है। प्रशासनिक नीति शास्त्र जो कि मेंस 2016 में इसमें से मेंस 2016 में इसमें 20 नंबर का मार्क्स आए थे। बिहेवियर में से 20 नंबर के मार्क्स आए थे और इस विधि में से 20 नंबर के मार्क्स आए थे। अब ये दोस्तों आता है, आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड यूनिट की, थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट के 3 पार्ट है। अब बात आती है दोस्तों अपने विधि टॉपिक की। विधि टॉपिक के दोस्तों 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। इस विधि में हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे इस पार्ट का नाम है विधि। इस विधि पार्ट में भी 4 पार्ट है। सबसे पहले तो ये विधि है क्या, मतलब विधि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ आपके ये विधि, मतलब उसके बाद में आपका आता है वर्तमान विधिक मुद्दे, मतलब कंटेम्परेरी लीगल इशू। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लीगल कंटेम्परेरी लीगल इशू। उसके बाद में आता है स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध। चौथा टॉपिक आता है राजस्थान में महत्वपूर्ण भूविधियां। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। विधि के अंदर 4 कंसेप्ट है। सबसे पहला तो विधि का कॉन्सेप्ट,
दूसरा टॉपिक है वर्तमान विधिक मुद्दे, उसके बाद में है आपके स्त्रियों व बालकों के विरुद्ध अपराध, और चौथा है राजस्थान में महत्वपूर्ण भू विधियां। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए विधि का टॉपिक। विधि में 4 टॉपिक है। सबसे पहले तो विधि की अवधारणा, उसके बाद में वर्तमान विधिक मुद्दे, फिर स्त्रियों और बालकों के विरुद्ध अपराध, और चौथा टॉपिक है महत्वपूर्ण भूविधियां। महत्वपूर्ण भूविधियां में दोस्तों 2 आएंगे, एक तो काश्तकारी अधिनियम और दूसरा आएगा भू राजस्व अधिनियम। ये चौथा टॉपिक है। इस चौथे टॉपिक के वापस 2 भाग है, इसमें 2 भूविधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले तो काश्तकारी अधिनियम। काश्तकारी अधिनियम 1955, काश्तकारी का मतलब होता है दोस्तों किसान, और भू राजस्व अधिनियम 1956। काश्तकारी अधिनियम 1955, भू राजस्व अधिनियम 1956। अब दोस्तों इसका एनालिसिस देखते हैं कि आरएस में 2016 में जो ये देखा गया था विधि के टॉपिक में से ये 4 टॉपिक है। उस 4 टॉपिक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे दूसरे टॉपिक में से, ठीक है, और आपके चौथे टॉपिक में से। चौथा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि चौथा टॉपिक का नाम है राजस्थान में महत्वपूर्ण भू विधियां। दूसरे टॉपिक का मैंने नाम बताया था समसामयिक विधिक मुद्दे। ठीक है दोस्तों, अब सबसे जो आप जो बड़ा पैरामीटर आपको देख रहे हो, ये 7 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड टॉपिक में से 7 नंबर का था, फोर्थ टॉपिक में से 7 नंबर का था, और ये दोनों 7-7 नंबर के टॉपिक नंबर के क्वेश्चन आए थे मेंस में। और दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो भी ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, उसमें 20 वर्ड के भी क्वेश्चन थे और 50 वर्ड के भी क्वेश्चन थे। इसमें भी 20 वर्ड के क्वेश्चन है और 50 वर्ड के क्वेश्चन थे, जबकि जो भी आप छोटे देख रहे हो उसमें केवल 20-20 वर्ड के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें दोस्तों 20 वर्ड का केवल 1 क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आप एनालिसिस करके समझ सकते हो ये आरएस मेंस 2016 क्या है, ये मेंस का टॉपिक है जिसमें से पूछे गए। मैं आपको ये बता दूं आरएस मेंस 2017 में क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, इस बार ये थर्ड टॉपिक आने की संभावना है। दूसरी बात, इसमें से क्वेश्चन आ चुका है तो इसमें से आएगा नहीं। अब पिछली बार दोस्तों काश्तकारी आ चुका है, ठीक है, तो 2016 में काश्तकारी आ चुका है, इसलिए इस बार आएगा भू राजस्व। अगर 50 वर्ड में पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट है 2017 के मेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, हम ये देख चुके हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पिछले वाले स्लाइड में भी बताया था, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एनालिसिस की ओर। एक बार इसका थोड़ा एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि नेक्स्ट मेंस के लिए एक तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये 7 नंबर में से पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछली बार मेंस में केवल इसमें से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए संभावना बढ़ती है इसकी सबसे ज्यादा। इसमें से ज्यादा 7 नंबर का आ नहीं सकता, इसमें से आ चुका है, इसलिए ये अगले मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगले मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इसमें से काश्तकारी अधिनियम पूछा था, तो इस बार भू राजस्व अधिनियम 50 वर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, 50 वर्ड में, 20 वर्ड और 50 वर्ड में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस के अकॉर्डिंग। तो आप ये देख सकते हैं। अब ये आप एनालिसिस देख चुके हैं कि इस बार नेक्स्ट मेंस के लिए जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट कौन सा है, क्योंकि दोस्तों हम स्मार्ट स्टडी पे ध्यान देंगे कि लास्ट ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इस बार हमको कौन सा क्वेश्चन पूछना है। अब ये आप देख चुके हैं कि पिछली बार सेकंड टॉपिक और चौथे टॉपिक सेकंड और फोर्थ में से पूछा जा चुका है। इस बार हम ध्यान देंगे थर्ड टॉपिक में ज्यादा, और दूसरी बार वापस फोर्थ टॉपिक में, क्योंकि ये इसमें से इस बार आएगा नहीं और इसमें से 7 नंबर का आने की कोई संभावना बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है आपके विधि की अवधारणा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विधि जो टॉपिक है वो 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले तो विधि की अवधारणा, दूसरा टॉपिक था विधिक समसामयिक मुद्दे,
तीसरा था स्त्रियों व बालकों के विरुद्ध अपराध और चौथा था विधि में भू राजस्थान में महत्वपूर्ण भू विधियां। ठीक है दोस्तों, तो पहला टॉपिक अपना आता है विधि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ आपके लॉ। विधि की अवधारणा क्या क्या है, इसके अंतर्गत हमें दोस्तों 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला तो ओनरशिप एंड पोजेशन, पर्सनैलिटी, लिएबिलिटी, राइट एंड ड्यूटी, स्वामित्व व कब्जा। ये टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4 और ये हो गया आपके 5 और 6। अगर ऐसे देखा जाए तो दोस्तों 4 टॉपिक है, हम बड़े बड़े भागों में इसे 4 भागों में बांट सकते हैं, जो मैंने आपको समझाने के लिए बांट दिया है। ये जो 4 टॉपिक है, इस 4 टॉपिक में पिछली बार क्वेश्चन ये व्यक्तित्व वाला आ चुका है कि विधि के अनुसार व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद में आपके इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन और आ चुका है और इसमें से ही वापस आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। मतलब 6 नंबर के इस टॉपिक में से मैथ्स के 2016 में टॉपिक आ चुके हैं। सबसे पहला आता है स्वामित्व एवं कब्जा, दूसरा टॉपिक है आपका व्यक्तित्व, तीसरा है दायित्व, चौथा है आपके अधिकार और कर्तव्य। दोस्तों आपको आपका सिलेबस याद होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है विधि की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ लॉ। कंसेप्ट ऑफ लॉ के वापस 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला तो हो गया आपका स्वामित्व एवं कब्जा, दूसरा टॉपिक हो गया व्यक्तित्व, तीसरा हो गया दायित्व, चौथा हो गया अधिकार एवं कर्तव्य। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है अपना वर्तमान विधिक मुद्दे। ठीक है दोस्तों, इस वर्तमान विधिक मुद्दे में सबसे पहले आएगा दोस्तों आरटीआई, सूचना का अधिकार। दूसरा है ये देखो, ये इंफॉर्मेशन आई, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2005 वाला। अब आएगा सीधा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ इंक्लूड क्या कर रहे हैं, साइबर लॉ को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी विधि, साइबर अपराध सही, अवधारणा इसकी पहली बात। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके प्रकार क्या क्या है, और तीसरा ये सूचना प्रौद्योगिकी के उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों 3 टॉपिक है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इंक्लूडिंग साइबर लॉ, तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है। और आपके ये सेकंड पेपर में भी पहले ये थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार, ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है ये वाला टॉपिक, और इस बार 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आते हैं हम थर्ड यूनिट की ओर। थर्ड टॉपिक, थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट का थर्ड टॉपिक, स्त्रियों व बालकों के विरुद्ध अपराध। ये अपना थर्ड टॉपिक है विधि के अंतर्गत। उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्त्रियों के विरुद्ध 2 अपराध जो हो रहे हैं उसके बारे में, और बालकों के विरुद्ध 2 अपराध जो हो रहे हैं उसके बारे में। टोटल 4 प्रकार के जो घटनाएं हो रही है, अपराध हो रहे हैं। 2 तो हो रहे हैं स्त्रियों के विरुद्ध, 2 हो रहे हैं बच्चों के विरुद्ध। तो स्त्रियों के विरुद्ध अगर वो घर में रह रही है तो उसके खिलाफ होगी घरेलू हिंसा, अगर वो कामकाज के लिए जा रही है तो कार्यस्थल पर उसके साथ यौन उत्पीड़न होगा। अब बच्चा है कोई भी, तो दोस्तों बच्चे के साथ एक तो होगा लैंगिक अपराध, और अगर लैंगिक अपराध न हो तो उसके साथ होगा उसको बाल श्रम कराया जाएगा। लेकिन क्या उसके साथ उसको मजदूरी कम दी जाएगी, या उसकी कम उम्र में उसके साथ ज्यादा काम करवाया जाएगा। तो आजकल ये घटना बहुत ही ज्यादा हो रही है, तो इसलिए आपको ये आरएस मैथ्स में पढ़ाया जाएगा। टॉपिक नंबर 3, स्त्रियों व बालकों के विरुद्ध अपराध। 2 अपराध स्त्रियों के विरुद्ध है, 2 बच्चों के विरुद्ध। अगर स्त्री घर में बैठी है तो दोस्तों अगर ये घर में बैठी है तो पूछ किया। ठीक है दोस्तों, तो आप देख चुके हैं थर्ड टॉपिक में पहला है अगर घरेलू हिंसा, दूसरा है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, तीसरा है बालकों के लैंगिक अपराध। ठीक है, और चौथा है जो 2012 वाला, और आपके चौथा है बाल श्रमिकों के संबंधित विधि। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे आते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक है राजस्थान में महत्वपूर्ण भूविधियां। राजस्थान में महत्वपूर्ण भूविधियां दोस्तों 2 है। सबसे पहली है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले किसान आता है। किसान आएगा तभी तो वो टैक्स देगा, तो किसान को बोलते हैं आपके काश्तकारी। इसलिए सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।
सबसे पहले किसान आता है तो 1955 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1925। दूसरा टॉपिक है 1956 का राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये आपके चारों टॉपिक हो चुके हैं। अब आता है आपके विश्लेषण, वो अपन देख चुके हैं कि सबसे ज्यादा 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड टॉपिक में से, 7 नंबर के पूछे गए थे चौथे टॉपिक में से। सबसे कम पूछा गया था थर्ड टॉपिक का, इसलिए इस बार ये महत्वपूर्ण है। कौन सा थर्ड टॉपिक है? स्त्रियों व बालकों के विरुद्ध अपराध। अब आता है फर्स्ट टॉपिक, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार भी ये वेटेज थोड़ा कम होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये अपना एनालिसिस था आरएस मेंस का विधि पेपर पूरा का। अब आते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन। लास्ट ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, किस किस यूनिट में से पूछे गए थे और कितने कितने नंबर के साथ पूछे गए थे। कंप्लीट एनालिटिकल स्टडी आपके लिए दोस्तों। किसी भी कंडीशन में ये जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ये टॉपिक पूरी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आपको किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। विद कंसेप्ट और हर बेहतरीन चीज आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में और भी कुछ लिख सकते हैं यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले अपन को पूछा गया था 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था चौथे टॉपिक में से कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम। भू राजस्व अधिनियम दोस्तों कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कौन सा वाला है? ठीक है, कल मैं उसका उत्तर दूंगा अगला। उसके अनुसार नौजल भूमि किसे कहते हैं? तो दोस्तों नौजल भूमि किसे कहते हैं ये मैं उसका उत्तर आपको बता देता हूं। नौजल भूमि वह भूमि होती है जो किसी ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, उसके अंडर में जो भी भूमि आती है उसको नौजल भूमि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था आपके चौथे टॉपिक में से। फिर आता है सामंजस्य द्वारा दी गई स्वामित्व की परिभाषा दो। ठीक है, ये आपकी परिभाषा अभी मैं आपको उसको पढ़ा दूंगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा सूचना मांगने के लिए कौन अधिकारी है, ये भी सेकंड टॉपिक में से पूछा गया था। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब थर्ड टॉपिक में से पूछा गया था ये 2 नंबर का क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार बालक की परिभाषा क्या है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर का, विधि के अंतर्गत व्यक्ति के प्रकार बताओ। अब 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 5-5 नंबर के। ये कंप्लीट क्वेश्चन 10 नंबर के थे और ये 10 नंबर का है। 2 बड़े बड़े क्वेश्चन जिसका टॉपिक नंबर 4 से आया था और ये है दोस्तों टॉपिक नंबर आपके कंप्यूटर प्रणाली, मतलब ये आपके टॉपिक नंबर दूसरा है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम पूछा गया था 1955 पूछा गया था कि अभिधारियों के क्या क्या अधिकार है। उसके बाद में कंप्यूटर प्रणाली में हैकिंग से आपका क्या तात्पर्य, ये भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2016 मैथ्स में। अब आते हैं पहला टॉपिक। पहले टॉपिक से आज हम स्टार्टिंग करते हैं आरएस मैथ्स का। पहला टॉपिक हम देख चुके हैं कंसेप्ट ऑफ लॉ, मतलब विधि की अवधारणा। इसमें मैंने आपको बताया था 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला तो आ गया स्वामित्व एवं कब्जा, दूसरा टॉपिक आएगा व्यक्तित्व, तीसरा आएगा दायित्व और चौथा आएगा अधिकार और दायित्व। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दायित्व वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये देखिए, ये दायित्व सामंत द्वारा दी गई स्वामित्व की परिभाषा दीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये रहा स्वामित्व। ऑनरशिप एंड पोजेशन, स्वामित्व पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ये 2 नंबर में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये टॉपिक फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ लॉ, इसके 4 भाग है। अब सबसे पहले लेते हैं हम आपके विधि की अवधारणा। विधि की अवधारणा कंसेप्ट क्या है? देखो दोस्तों, विधि या कानून किसी नियम या संहिता को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विधि किसे कहते हैं? विधि या कानून किसी नियम या किसी संहिता को कहते हैं। ये समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए विधि अत्यंत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, विधि का निर्माण इसलिए किया जाता है जिससे कि हम समाज को एक बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित प्रकार से मैनेजमेंट के तौर पर चलाया जा सके, इसलिए एक रूल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, विधि मनुष्य के आचरण के वे सामान्य नियम हैं जो राज्य के द्वारा ही स्वीकृत किए जाते हैं और उसी के द्वारा लागू किए जाते हैं और जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। अगर वो पालन नहीं करते हैं तो न्यायपालिका इसलिए दंड देती है। अब समाज का प्रत्येक जीव दोस्तों कानून के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, आज समाज में, ठीक है दोस्तों, समाज का प्रत्येक जीव कानून के द्वारा संचालित होता है। दोस्तों मैंने कहा था कि समाज का प्रत्येक जीव कानून के द्वारा संचालित होता है। एक ऋग्वेदिक काल में एक अवधारणा थी दोस्तों, रिट की अवधारणा।
ऋत का मतलब होता था नियम या संहिता, या इसको विधि भी बोलते थे। इसका जो देवता था वो वरुण माना जाता था, जो कि समुद्र का देवता है। इसे इसलिए वरुण को रतस्य गोपा भी कहा जाता है, अर्थात नियमों पर चलना संचालक, नियमों का संचालक था वो रतस्य गोपा कहलाता था। और ये व्यक्ति था वरुण, जो कि समुद्र का देवता था, इसे रतस्य गोपा भी कहा गया है। दोस्तों, इस नियम ऋत का नियम सभी देवताओं और सभी मनुष्यों को करना आवश्यक था, ठीक है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता था। इसी प्रकार ये विधि की जो अवधारणा है, इसके बारे में दोस्तों कहा गया है कि विधि वो होती है जिसे राज्य ही उत्पन्न करता है और राज्य ही लागू करता है, और इसका पालन करना प्रत्येक मनुष्य को अनिवार्य होता है। अगर वो पालन नहीं करता है तो उसे न्यायपालिका के द्वारा दंडित किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक जीव ऋत के अनुसार संचालित होता है। यानी कि आप देख लो, पृथ्वी है एक रोटेशन से घूमती है, सूर्य है फिक्स टाइम पे उदय होता है, फिक्स टाइम पे अस्त होता है, हवाएं एक निश्चित समय पर ही बहती है और निश्चित दिशा में बहती है। दोस्तों, हवा, पानी, पंछी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इस दुनिया के सभी जीव ऋत के अनुसार चलते हैं। हमको पालन करना आवश्यक होता है। जैसे कि हमें रात को सोना ही पड़ता है, अगर हम दिन को सोएंगे तो हमें दूसरे अनिद्रा प्रकार की बीमारी हो जाएगी। अर्थात प्रत्येक जीव को, समाज का प्रत्येक जीव कानूनों द्वारा संचालित होता है, ठीक है दोस्तों। अब आज समाज में विधि के शासन के नाम से दुनिया भर में सरकारें नागरिकों के लिए विधि की सरकार या विधि का शासन गठित कर रही है। अब विधि का उद्देश्य क्या है दोस्तों? विधि का उद्देश्य है समाज के आचरण को रेगुलेट करना। मतलब रेगुलेट करने का मतलब होता है, नियमित करने का मतलब होता है एक सुचारू रूप से चलता रहे। जैसे कि आप कोई भी घर में कोई भी हो, जैसे घर में आप क्या रखोगे, एक नौकर रखोगे, वो फिक्स टाइम पर आएगा, अपना काम करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, खाना बनाएगा, फिर चला जाएगा। उसको आप महीने 31 तारीख को पेमेंट कर लोगे। अब वो अगले महीने कंप्लीट प्रत्येक डेट को आएगा और चला जाएगा। मतलब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एक व्यक्ति को आपने अपॉइंट कर दिया कि सबसे बड़ा बेटा इसका ध्यान रखेगा, कि इसको कोई भी सामान चाहिए तो वो इसकी पूर्ति कर देगा। इसका मतलब होता है नियमित करना, मतलब रेगुलेट करना, ठीक है दोस्तों। विधि का उद्देश्य होता है समाज के आचरण को नियमित करना, ठीक है। दो कीवर्ड है, समाज के आचरण को नियमित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अधिकारों और दायित्वों के लिए स्पष्ट व्याख्या करना भी है। ये जो विधि होता है, कानून होता है, वो आपको बताता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका बताएगा कि आपका ड्यूटी है कि आपको इतना पढ़ना ही है आज, ठीक है दोस्तों। अब उसके दौरान आपको मान लो पेन नहीं मिल रहा है या कॉपी नहीं मिल रही है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये आपका राइट हो जाएगा कि आपको वो चीजें उपलब्ध करवाई जाए अपने मम्मी पापा के द्वारा या सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा उत्पन्न करवाई जाए। तो लॉ क्या करता है दोस्तों? स्पष्ट व्याख्या करता है कि इनमें से कौन सा आपका अधिकार है और कौन सा आपका कर्तव्य है। पहली बात, विधि के दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है समाज के आचरण को रेगुलेट करता है। अगर कोई बुरा आचरण करता है तो उसे दंड देना और उसे सही रास्ते पर लेना, मतलब केवल अच्छा आचरण करे, ये ध्यान रखना। ये ध्यान कौन रखेगा? आपके विधि रखेगी। दूसरा, विधि का उद्देश्य हर व्यक्ति का कर्तव्य, ड्यूटी डिसाइड करना, हर व्यक्ति का राइट डिसाइड करना। अब आता है साथ ही समाज में जो भी अनैतिक कार्य हो रहे हैं या लोक नीति के विरुद्ध होने वाले कार्यों को वो अपराध घोषित करती है दोस्तों, ठीक है। वो क्या घोषित करती है? जो भी अनैतिक कार्य या लोक नीति के विरुद्ध कार्य होते हैं उसे अपराध घोषित करती है। और अपराधियों में भी वो भय पैदा करना इसका प्रमुख और तीसरा उद्देश्य है। ये एक न्यायपूर्ण समाज में ही शांति, सद्भाव, मैत्री, सहअस्तित्व कायम हो पाता है। तो दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो विधि है वह विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है आपके अपराधियों में भय। जैसे आपने देखा होगा प्रत्येक पुलिस थाने के बाहर लिखा होता है अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, ठीक है। इसका करने का प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि
आपको सही आचरण के लिए प्रेरित करना। अगर आप अच्छे काम करोगे तो कोई बात नहीं, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर बुरे काम करोगे तो आपको न्यायपालिका के द्वारा दंडित किया जाएगा। मतलब विधि, हम ये टॉपिक पढ़ चुके हैं विधि की अवधारणा। अब हम पढ़ेंगे स्वामित्व व दायित्व। ठीक है, उसके बाद में पढ़ेंगे हम अधिकार एवं कर्तव्य। तो उससे पहले आज ये इतना हम देख चुके हैं। अब ये जो मैं सीरीज लेके आया हूँ आरएस मेंस की, अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि और बेल का आइकन दबा दीजिएगा। मैं हर रोज रात को 10 बजे आपके लिए रोज नाइट में एक वीडियो जरूर मैं बनाऊंगा आपके लिए और उसको अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप और आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, इतिहास घास के तिनकों से नहीं फौलादी तीरों से बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं उज्जवल रत्नों से बनता है। जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल दे, इतिहास उन भगोड़ों से नहीं सूरवीरों से बनता है। आप एक दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जो सपना आप आरएस को लेकर चल रहे हो, मैं आप पूरा प्रयास करूंगा आप उस सपने को प्राप्त करो। और इसके लिए मैं पूरा डिटेल स्टडी कर रहा हूँ, पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस का भी आपको पूरा लाभ उठाऊंगा। अगर आप कोचिंग नहीं कर पा रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जितने जो भी दोस्त हैं आप उनको ये वीडियो बता देना, जिससे कि वो आपको ये हेल्प ले सके। मैं एक एक टॉपिक को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करूंगा और जो भी टॉपिक रह गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आप दोस्तों आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा। आपको फिक्स टाइम पे चीजें करनी होगी, खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। इस दुनिया में आपके ऊपर यदि कोई भी विश्वास नहीं करे कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद का दामन थामे रखना होगा, खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं गोवर्धन दास आपके साथ हमेशा विद्यमान रहूंगा, हमेशा आपके साथ रहूंगा आपके संघर्ष में, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन रूप से उपयोगी सिद्ध हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।